In case of a mirror, we have seen how to find the focal length. नहीं, अगर ये कोई स्फेरिकल मिरर है तो फोकल लेंथ होता था r/2, ये सबको मालूम है क्योंकि रिफ्लेक्शन वाज ए इजी थिंग। बट रिफ्रैक्शन में जो फोकल लेंथ है वो कौन सा है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। नहीं, उसको कैसे पता करेंगे किसी एक लेंस का फोकल लेंथ कितना है? तो प्रीवियस क्लास वी हैव सीन कि अगर कोई लेंस हमारे पास बनी बनाई है तो यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ और देयर आर अदर प्रैक्टिकल मेथड्स आल्सो। सपोज आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया, बताओ इसका फोकल लेंथ कितना है। तो आप जानते हो कि कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जब f के बियॉन्ड होगा, फोकल लेंथ से बियॉन्ड होगा तो रियल इमेज होगा, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा इमेज हम देख सकते हैं, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। तो आप इसको रखो, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को रखो और देखो इमेज दिख रहा है क्या। तो फर्स्ट टेक द लेंस क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, फिर देखो कि इमेज दिख रहा है। धीरे धीरे लेंस को ऑब्जेक्ट से दूर लेने लगो। एक समय के बाद जैसे वो फोकल पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तब इमेज रियल बन जाएगा और आप देख नहीं पाओगे। तो जब तक इमेज दिख रहा था यू एर बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, जैसे इमेज गायब हो गया आप जानोगे आप फोकल पॉइंट में पहुंच गए। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका हुआ कि यू टेक ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात अगर चल रहा है तो मान लो कि हियर सन रेज आर कमिंग, हियर मान लो कि सन रेज आर कमिंग। आप ऐसा केस में कोई कॉन्वेक्स लेंस को इसके सामने रखो और फिर कोई एक स्क्रीन को इससे दूर लो। धीरे 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 जैसे दूर लोगे एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद देखोगे जितने सारे इसके अंदर रे आ रहे हैं वो सारा एक ही पॉइंट को फोकस हो रहे हैं। जो पॉइंट में फोकस हो रहे हैं that is the focal point, and that was the definition of the second principal focus. Then you see what is the distance between this and this is the focal length. मतलब बनी बनाई अगर लेंस है हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड और यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक पोजीशन में ऑब्जेक्ट और इमेज को, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर देते हैं। एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज स्क्रीन पे बना, फिर लेंस को मूव करवाते हैं, फिर दूसरा पोजीशन ऑफ लेंस के लिए फिर से इमेज बना। नहीं, अगर हम कहेंगे प्रीवियस क्लास ही ये सब चीजें देखें, कुछ लोग नहीं थे तो थोड़ा उनको कवर कर रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट ले लिए, एक स्क्रीन ले लिए और इन दोनों के बीच में एक लेंस को लिए और ये लेंस को हम धीरे धीरे मूव करवाते गए, एक पर्टिकुलर पोजीशन में देखे कि ये स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, फिर से हम लेंस को मूव करवाने लगे और पता चला कि किसी एक दूसरे पोजीशन में फिर से इमेज बन गया। और ये दोनों पोजीशन के बीच में अगर डिस्टेंस d है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d है, तो f का फॉर्मूला क्या था? d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d। ये फॉर्मूला भी प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। मतलब बनी बनाई लेंस है तो हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अब हम उल्टा करना चाहते हैं, हमें एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है। द थिंग्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, है कि नहीं? ये फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, हम कैसा मटेरियल लेंगे, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, मतलब जो फोकल लेंथ है वो क्या क्या चीजों के ऊपर रियली डिपेंड करता है। अगर पता चल जाएगा तो हम फोकल लेंथ सेट कर पाएंगे। तो आप जाते हो दुकान में, बोलते हो कि मेरा 0.5 है पावर, ये कोई बोलता है 1.25 है, तो उसी हिसाब से ना वो लेंस बना के देता है आपको। तो हाउ टू मेक ए लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, दैट इज व्हाट वी आर टू लर्न टुडे एंड दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। हाउ यू मेक ए लेंस, समझ में आया क्या? चलिए, तो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि फोकल लेंथ निकलता तो ऐसे है, लेकिन क्यों, कितना होता है और किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है जानने के लिए हम उसका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को देख सकते हैं, नहीं इफेक्ट से। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से पर्टिकुलर एक्सीलरेशन ला सकते हैं क्या? नहीं, एक्सीलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कैन बी मेजर्ड बाय चेंज इन वेलोसिटी, बट एक्सीलरेशन को कैसे फिक्स करेंगे? मुझे इतना एक्सीलरेशन चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन चाहिए, तो क्या करोगे? तो यू हैव टू सी द कॉज ऑफ अगेन एक्सीलरेशन, दैट इज द फोर्स। कितना फोर्स लगाएंगे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कितना है मेजर करना और एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन फिक्स करना, दो अलग अलग चीज है। फोकल लेंथ कितना है किसी लेंस का पता करना, ये एक चीज है। मुझे ये फोकल लेंथ का एक लेंस चाहिए, उसको बनाना कोई दूसरा चीज है। ये बात समझ में आ रहा है? सो वी गो फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मानो ना मानो ये CHSE, CBSE, ICSE सबका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत ही रेगुलरली आता है, फ्रीक्वेंटली आता है। मे बी आपको 10 साल में तो कम से कम 6 बार मिलेगा। एवरी 10 years इट इज कमिंग 6 times।
और इसमें दो पार्ट में आता है, एक होता है रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट डबल कर्व्ड सरफेस, ऐसे दो तरीके से आता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का दोनों को ही करेंगे। रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देख चुके हैं, स्लैब था, प्रिज्म था, अब स्फेरिकल सरफेस है। तो इसमें पहला है, हम क्या क्या असम्पशन ले रखे हैं। असम्पशन ले रखे हैं कि पहला है अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। जिस सरफेस पे कर रहे हैं अपर्चर इज very small. When I say again very small, then I must specify smaller than what? It is very small as compared to radius of the surface. It is very small as compared to radius of surface. ठीक है। दूसरा क्या है? All incident angles are very small, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैराएक्सियल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आइदर पैरेलल है मतलब मेकिंग जीरो एंगल और मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल। इतना छोटा एंगल है कि थीटा को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ऐसे कह सकते हैं। समझ में आ रहा ना? हम लोग अभी इतना सारा कुछ कर लिए। सपोज हमको कहा जाएगा यहाँ पर कोई एक लेंस है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, बताओ इमेज कहाँ होगा? सी एज पर स्केल सपोज मैं डायग्राम किया हूँ, यहाँ पे लेंस इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, तो यहाँ से जो रे आएगा, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल कर रहा है तो 30 डिग्री के आसपास दिख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का आप अपना 1/v - 1/u = 1/a वाला फॉर्मूला लगा के इमेज नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? ये कब पॉसिबल है? when the rays are making very small angle, the incident rays are almost parallel to principal axis और making a very small angle। हम assumption में इसको लिए थे, तभी बताए थे। हाँ, तो कभी कभार ये assumption नहीं लेने से चीजें बहुत गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ये assumption लेके शुरू करें। ये जो हम करने जा रहे हैं अभी, ये भी एक डिराइवेशन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ऑफ ए फॉर ए रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ऐसे करके आएगा। या फिर फाइंड द डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, ऐसे करके आएगा, है ना? तो दोनों है। तो पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पॉइंट 2 में क्या देखेंगे? लेट अस कंसीडर a spherical surface of radius r separating two different mediums of refractive indices। पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें एग्जाम में आ सकता है μ1 एंड μ2। थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, सपोज ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका अपर्चर छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। और ऐसा कोई एक स्फेरिकल सरफेस का, ऐसा कोई एक स्फेरिकल सरफेस का, चलो मानते हैं कि ये एक तरफ इधर को कोई एक मीडियम है और इधर को कोई दूसरा मीडियम है। इधर को क्या मीडियम है? चलो मानते हैं कि इधर का जो मीडियम है वो μ2 है, दिस इज μ2, दिस इज μ2, और इधर जो मीडियम है वो μ1 है। दो अलग अलग मीडियम है, ध्यान से देखना, हम डिराइव करने जा रहे हैं। और चलो मानते हैं कि ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, चलो इस पॉइंट को फॉर द टाइमिंग P कहते हैं,
ये जो रेडियस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। सो दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। चलो मानते हैं कि यहाँ पे कहीं मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, आई कीप एन ऑब्जेक्ट समवेयर हियर। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस सरफेस में कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? द पॉइंट वेयर टू रिफ्रैक्टेड रेज मीट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड देयर। तो पहले मैं यहाँ से कोई एक रे लेता हूँ ऐसे इस पॉइंट में, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मुझे रे को रिफ्रैक्ट करवाना है। रिफ्रैक्ट करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बट नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। सो दिस इज व्हाट इज बिहेविंग एज द नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। समझ में आया क्या? ये हो गया नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक रे को इंसिडेंट करवाया। यू क्लियरली सी दिस बिहेव्स एज द इंसिडेंट एंगल। सपोज μ2 इज मोर देन μ1, कोई एक तो बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। आप μ2 को लेस देन μ1 और मोर देन μ1 कुछ भी ले लो, एक तो ले लिया, μ2 इज मोर देन μ1। अब क्या होगा कि ये जो रे है ये एक डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये रे ए से जाने की बजाय ये थोड़ा बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, तो हो सकता है कि कहीं आके यहाँ पे पहुंच गया। So the ray is meeting the principal axis somewhere here. Same object से अगर ऐसा कोई रे जाएगा, it will be normal incident here. There will be no refraction. It will straightway go, and the two rays will meet here. Means the image will form here. दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मिले वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया ना। अब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब में कोई रिलेशन लाना है, और हमें ये भी मालूम है कि ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलिए मैं कुछ असम्पशंस लेता हूं। से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक है, आई गॉट द रिलेशन लाइक दिस। मुझे क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है, एंड व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, मतलब रेज अगर पैरेलल आते तो कहाँ कन्वर्ज करते ये पता करना है। ठीक है, नाउ आई विल रिपीटेडली, ये फिगर को मैं फॉलो तो कर रहा हूँ, रिपीटेडली आई रेफर टू दिस फिगर, सो आई टेक द फिगर टू द सेकंड पेज। अब ये हो गया हमारा केस। ओके, नाउ I need not explain everything क्योंकि it is understood what is C, what is P, है ना, what is O, what is I, it is understood। तो ऐसे करते हैं। ये जो ट्रायंगल है, मैं अगर यहाँ से जो जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, A is the point of incidence, इसमें C क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, और ए क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं सारे इन पॉइंट्स को लिख रहा हूं। पी क्या है? यू कॉल इट द पोल, एंड यू नो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, एंड जो यूजुअल साइन कन्वेंशन है सबको मालूम है। ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है दिया है कि इसका रेडियस आर है। हम लोग वही असम्पशन करके शुरू किए थे, ये स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर सेपरेटिंग द टू डिफरेंट मीडियम्स। अच्छा, अभी मैं अगर ए से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इट लुक्स ऑलमोस्ट टचिंग टू पॉइंट पी। अगर ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, A is any point on the spherical surface, P is the pole, मैं यहाँ पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो P पे नहीं गिरेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोई एक छोटा सा अपर्चर का, समझ में आ रहा है? तो A से ड्रॉ करेंगे तो P पे गिरेगा ही गिरेगा। मतलब ये जो गैप होगा, ये जो गैप जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और P के बीच में जो गैप होगा वो नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, यू कैन इग्नोर बिकॉज द अपर्चर इज स्मॉल। समझ रहे हो ना कौन सा असम्पशन का क्या वैलिडिटी है? अपर्चर छोटा नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। हाँ, तो हम कहेंगे
AP is the perpendicular. Now you look at this triangle. कौन सा बताओ? ये जो आपका ट्रायंगल है कौन? I के साथ रिलेशन लाने वाला, ये आप कहोगे OAC ट्रायंगल में. इन OAC ट्रायंगल 4 स्टेप में आंसर निकलेगा. पहला स्टेप की बात चल रहा है. इन OAC ट्रायंगल में देखोगे अल्फा और गामा आर द इंटरनल एंगल्स, I is the external angle. I is alpha plus gamma. इन ये जो ट्रायंगल है AIC ट्रायंगल देख लो, बीटा एंड आर आर द इंटरनल एंगल्स, गामा इज द एक्सटर्नल एंगल. तो आपको गामा इज बीटा प्लस आर और आर इज गामा माइनस बीटा. क्या बात समझ में आया? है ना? ये हुआ स्टेप 1. अक्सर लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है. ध्यान से देखोगे तो 4 स्टेप में खत्म करना है. पहला स्टेप में क्या किए? 2 ट्रायंगल को लिए, उनका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को रिलेट किए. स्टेप 2 में हम कहेंगे 8 पॉइंट ए में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, μ1 sin I must be equal to μ2 sin R. μ1 sin I is equal to μ2 sin R. समझ में आया क्या? μ1 sin I is equal to μ2 sin R. But we know that the incident angles are small. अगर इंसिडेंट एंगल छोटा होगा तो R भी छोटा होगा, नहीं? As I and R are small. क्यों? क्योंकि असम्पशन लिए हैं. We can say sin I is equal to I, sin R is equal to R. So अब sin I की जगह I कर दो तो मिला μ1 I is equal to μ2 R. स्टेप 2 खत्म हुआ. I और R में रिलेशन, जबकि I और R का वैल्यू हम पहले से निकाल रखे हैं. पहला वाले में I और R का वैल्यू क्या निकाले थे? I was अल्फा प्लस गामा, R इज गामा माइनस बीटा. चलिए वैल्यू डालते हैं. ये गामा इतना गंदा क्यों दिख रहा है? बढ़िया से लिखते हैं इसको, गामा माइनस बीटा. अच्छा, तो अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा. तो आप कहोगे μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा. ये गामा वाला टर्म को सारे एक तरफ रख देते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं. मिला μ1 अल्फा माइनस और प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा. यस, यहां पर स्टेप 2 खत्म हुआ. कितना इजी? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं. चलिए, अब ये जो अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल्स तो काफी छोटे हैं क्योंकि अपर्चर इज स्मॉल. स्टेप 3 की बात करें, एज अल्फा बीटा गामा आई आर ऑल आर स्मॉल एंगल्स. आप कहोगे अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि जब अल्फा छोटा है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा में से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 1. तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा. और फॉर स्मॉल में जब अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा. अच्छा, बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा. गामा को लिख सकते हैं tan गामा. इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, सर 1 कब लिखवाए थे, जो अभी 2 लिखवा रहे हैं. 1 इसको ले लो जो पहले जो लिखे थे, ये वाला इक्वेशन 1. ठीक है, ये पूरे को आप कहो इक्वेशन 1. अब ये हो गया इक्वेशन 2. वेरी गुड. अब जहां पर अल्फा है वहां पर tan अल्फा लिख देते हैं, जहां पर बीटा है tan बीटा, जहां पर गामा है tan गामा. पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2. देखो ये टिपिकल मेथड है, देयर इज नो अदर easier मेथड.
ताकि आप इसको थोड़ा सा आराम से कर लोगे। आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो जहां था μ1 अल्फा वहां पर लिखेंगे μ1 tan अल्फा प्लस μ2 क्या था, μ2 इंटू बीटा था, तो μ2 इंटू tan बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा था तो उसकी जगह लिखे tan गामा। आ गया समझ में? इतने तक करते करते बता सकते हो कि अल्फा क्या था? अल्फा वाज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, बीटा एंगल ऑफ द रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग रे, नहीं, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और गामा क्या था, विद द सेंटर और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, अल्फा बीटा गामा सीक्वेंस में याद रखना है। अब ये जो tan अल्फा है रेफर टू आवर ओरिजिनल फिगर। हमारा फिगर में tan अल्फा क्या है भाई, AP बाई PO, tan बीटा AP बाई PI, tan गामा AP बाई PC। ओ बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। तो हम कहेंगे इट इज μ1 इज AP बाई PO प्लस μ2 इंटू AP बाई PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू AP बाई PC। एंड इफ यू रेफर टू दिस फिगर, ये फिगर में अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो PI है वो क्या है, PO है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन हर चीज जो है P से मेजर करते हैं तो PO को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो हम कहेंगे PO इज माइनस U। PI को क्या लेंगे, प्लस B और माइनस B, प्लस B। PC को क्या लेंगे, प्लस R और माइनस R, क्योंकि यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस तो R ही होता है, तो ये R। तो PO को लेंगे माइनस U, PI को प्लस B, PC को प्लस R। तो लिखे ऐसे, तो हम कहेंगे हियर, ये सब चीजें लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें मार्क रहता है माइनस U, PO इज माइनस U, PI इज प्लस B एंड PC इज R। ये चीज हमें समझ में आया, बढ़िया है। अगर ये बात है तो डालो, क्या मिल गया। अच्छा, यहाँ पर AP दोनों तरफ ऊपर था, इसको क्यों बार बार लिख के परेशान करें उसको, चलो AP को यहाँ से भगा देते हैं। जाओ बेटा, तेरा एक्शन खत्म। अब आगे आ गया कौन, μ1 बाई माइनस U, μ2 बाई V, μ2 माइनस μ1 बाई R। दिस इज द रिलेशन। थोड़ा सजा के लिखो तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर रिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस। V और U के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कितना आसान था, लेकिन यहाँ पर तो चीजें कुछ अलग है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस। सोचो कि जो स्फेरिकल सरफेस था वो स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, कोई फ्लैट सरफेस होता। फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है, स्ट्रेट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट है। R इनफाइनाइट डाल दो, क्या हो गया क्वांटिटी 0। तो आपको क्या मिलेगा, μ2 बाई V इज इक्वल टू μ1 बाई U। तो V क्या मिलेगा, देखो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, μ2 बाई V इज इक्वल टू μ1 बाई U। तो V क्या हो जाएगा, V इज μ2 बाई μ1 बाई U। क्या हम लोग ये चीज नहीं पढ़े थे जब ये फ्लैट सरफेस था, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ था। इज अपरेंट डेप्थ, इट इज ऑब्जेक्ट मीडियम बाई इमेज मीडियम, नहीं, हाँ, तो बाई इनटू Q। समझ में, ऑब्जर्वर बाई ऐसे बताया था ना, बस यही फॉर्मूला क्या, देखो समझ में आ रहा है। तो ये कॉर्ड सरफेस रहने के बाद ये गड़बड़ हो गया, उसको थोड़ा हमें समझना है। मतलब जो जानते थे हम, वी आर नॉट एलियन टू दैट, हम जो पढ़े हैं उसी के ऊपर ही चल रहे हैं, खाली स्फेरिकल आ गया तो कैसे मॉडिफाई हो गया। जो अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कांसेप्ट था, इट इज बीन मॉडिफाइड बाय दिस एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में इससे आगे और एक स्टेप जाना है, बट बिफोर आई गो फॉर दैट स्टेप, मैं आपको फिर से इसको रिवीजन करवाना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही आता है। 4 स्टेप में मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, देख लो। ऑब्जेक्ट ने ले लिया, ऑब्जेक्ट से कोई रे लिया और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मिंग
formation of image rules are known to you. Angle of the incident ray with principal axis is alpha, angle of the refracted ray with principal axis is beta, angle with the of the normal with the principal axis is gamma लिया हूं। स्टेप नंबर 1 में आई अल्फा गामा के बीच में रिलेशन निकाला, स्टेप और आर बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकाला। कहने का मतलब हुआ आई और आर का वैल्यू में निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, फाइंड आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे? एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2 में क्या किए, स्टेप 2 में हम आई और आर के बीच में रिलेशन लाए, μ1 i इक्वल μ2 r, और आई और आर का वैल्यू डाल दी तो चीजें ऐसे आ गया। समझ में आ गया? स्टेप 3 में क्या किए, अल्फा बीटा गामा ये जो सारा चीज है इनको इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा रिप्लेस कर दिए। देखो रिप्लेस करने के बाद वैल्यूज डाल दिए, पीओ के जगह माइनस यू, पी आई के जगह प्लस भी, पीसी के जगह आर, और सामने आ गया रिलेशन। समझ में? पहला स्टेप क्या हुआ, फाइंड आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। दूसरे स्टेप में फाइंड द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, दैट इज μ1 i इक्वल टू μ2 r। तीसरा स्टेप में क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा की जगह tan अल्फा tan बीटा tan गामा डालो, उनका वैल्यू डालो और माइनस यू प्लस बी एंड प्लस आर करके वैल्यूज डाल दो, काम निकल गया आपका इक्वेशन। 3 स्टेप में निकला। डोंट रिमेंबर द एंटायर प्रोसेस, रिमेंबर द 3 स्टेप्स, क्या किया गया तो आप निकाल दो। समझ में आया? चलिए, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम इंटरेस्टेड अबाउट, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। बट आई वांट टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन आल्सो। ये जो इक्वेशन अभी हम देखे, इसमें μ2 क्या था, μ2 वाज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमेज मीडियम। नहीं, वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर बोलते थे अपरेंट डेप्थ निकालते वक्त, अब बोलते हैं कि इमेज मीडियम। ये क्या है, ऑब्जेक्ट मीडियम। तो इस इक्वेशन को इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर लाइक दिस। दिस कैन बी रिटन एज mu of the image medium by image distance minus mu of the object medium by object distance is equal to mu of the image medium minus mu of the object medium by r। ये ऐसे याद रखोगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। और ये सारा वैल्यू को इस पर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ डालना है। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा कोई एक मीडियम है, ठीक है, ऐसा कोई एक मीडियम है, और सपोज हम कहेंगे कि ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ का म्यू दिया गया है 1.5 और ये एयर है तो ये 1 है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया, पूछा है बताओ इमेज कहाँ पर होगा। हियर ये जो सरफेस है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना, इट इज 60 सेंटीमीटर। Radius of this surface is 60 centimeter, and you are asked to calculate, find the location of the image. Sorry, find the location of the image ऐसे करके पूछा है, ठीक है। इमेज का लोकेशन पता करना, where is the image, ठीक है। अब आपको ध्यान से ये फॉर्मूला यूज करना है, हमें भी पूछा गया इन द फिगर शोन फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, और नेचर रियल है कि वर्चुअल है कि क्या है आपको बताना है। इन फिगर शोन फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, ऐसे पूछा है। हाँ तो इसमें क्या है, हमारे पास तो फॉर्मूला है, भी निकालने के लिए बोला है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, एक एक करके वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर म्यू ऑफ द इमेज मीडियम क्या है, 1.5। म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है, इट इज 1। यू कितना है, -40। आर कितना है,
आर इज रेडियस। कहाँ से मेजर करते हैं? यहाँ से। सेंटर कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। ऐसे मेजर करना होगा क्योंकि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से जो सेंटर होगा, ये कर्व का सेंटर इधर ही तो कहीं होगा, तो रेडियस विल बी नेगेटिव से -60। काम खत्म। वैल्यू डालो, आंसर सामने आपके। समझ में आ क्या? वैल्यूज प्रॉपर्ली डाल पाना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे इट इज 1.5 बाय v इज इक्वल माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 बाय u। कितना है? u इज -40, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू इमेज माइनस म्यू ऑब्जेक्ट। 1.5 माइनस 1 बाय r, r इज -60। यहां से आपको v निकालना है, तो भी आपको सीधे सीधे मिल गया। कितना मिला भी बताओ? फॉर्मूला को इस रूप में याद रखना, ये आसान रहता है। ठीक है, हाँ इतना देर करोगे तो कैसे होगा? 1.5 v बाई प्लस 1/40, ये हो गया 0.5 बाई 60 इज 1/120, तो ये -120, ये -1/40, तो 3/120, 3 and 4/120 इज 1/30, और 1.5 v इज इक्वल टू -1/30, और v इज इक्वल टू -30 into 1.5 इज -45। v इज कमिंग आउट टू बी -45। आया क्या? इतना समय ले रहे हो तुम लोग कैलकुलेट करने के लिए? डॉक्टर, पेशेंट मर जाएगा। बिफोर यू थिंक एंड कैलकुलेट कितना डोज दिया जाए, पता चला पेशेंट का जान निकल गया। -45 है? यस। बिना रफ वर्क का निकाला। ये लोग डॉक्टर बनेंगे। हाय रे, वो पेशेंट बेचारा 16 सोमवार किया होगा तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म। नहीं, क्या डोज देना है? तो v इज कमिंग आउट टू बी -45 सेंटीमीटर। मतलब रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा? -45 इधर बनेगा भाई। जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज हो गया तो उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। इमेज विल बी वर्चुअल। समझ में आया? सो इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप दूसरे क्वेश्चन को करो, और ये आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर हुआ यूं है कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, और दिया गया है कि ये जो सरफेस है ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बढ़िया है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस दिया गया है से समथिंग लाइक 40 सेंटीमीटर, और पता चला कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये है। और क्या दिया गया है कि ये एयर है, और ये म्यू इसका 1.5 है। फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज। क्या आप कर सकते हो? वेयर द इमेज विल बी फाउंड। और वो इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज। फाइंड इमेज डिस्टेंस। तो पहले आप सारा चीजें भरो, जो जो चीजें आपको दिया गया है। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम, म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहां से मिलेगा इमेज डिस्टेंस। सॉल्यूशन। म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इज 1.5। अब तो ऑब्जेक्ट इस मीडियम में है। द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, ऑलरेडी इट इज शोन। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो फिर आप क्या कहोगे? द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन द डेंसर मीडियम, तो आप कहोगे कि म्यू इज 1.5। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम, इमेज कौन सा मीडियम में? क्योंकि रिफ्रैक्शन करने के बाद इसमें जाएगा, वो एयर है तो इट इज 1।
U फॉर द ऑब्जेक्ट। आप जानते हो कि ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। अब सारा चीज पोल से मेजर किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, -60 सेंटीमीटर। और क्या पता करना है, R। क्या बताओगे, R क्या लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अगर स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, P से C का डिस्टेंस उल्टा जा रहा है इंसिडेंट रे का, तो क्या लिखेंगे, 40 और -40। अनु क्या लिखेंगे, -40। क्या दिमाग पाया, बोलो क्या लिखेंगे। अंदर की तरफ जा रही है सर। हे भगवान, कब माइनस लेते हैं कब प्लस लेते हैं, कहां से मेजर करते हैं, वी मेजर इट फ्रॉम दी पोल। और पोल से मेजर किया जाता है, अगर जिस डायरेक्शन में मेजर किया गया वो इंसिडेंट रे का उल्टा हुआ तो नेगेटिव लेते हैं। इसका सेंटर कहाँ है, राइट में है कि लेफ्ट में है, हाँ अरे ऐसा कोई है सरफेस तो इसका सेंटर कहाँ है, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। 45 सेंटीमीटर में कितना, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कहीं है। और यहाँ से ये डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे, +40 और -40, -40। तो बात कुछ ऐसे आया, इट हैज कम लाइक दिस। अच्छा, अब पता करना था भी, क्या भी पता नहीं कर सकते, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम, पहले फॉर्मूला बोलो, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाई वी माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाई यू। ऐसे लिखने से आसान हो जाता है, ई इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाई आर। यही तो था फॉर्मूला। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम कितना है, 1 है, 1 बाई वी माइनस 1.5 बाई यू, यू कितना है, यू इज -60 is equal to mu of the image medium 1 minus 1.5 by r, r कितना था, -60 और -40, sorry, r is -40। तो यहाँ से भी निकालना था, लग जाओ जल्दी जल्दी, ये कितना हो गया, 40, it is 1/40, इधर आ गया, ये भी 0.5/40, 1/80, ये हो गया -1, इट इज 1/80 माइनस 1/40 इज -1/80, सो v इज कमिंग आउट टू बी -80 सेंटीमीटर। आया क्या, इज इट कमिंग -80, यस। तो माइनस बना का मतलब क्या है, कहाँ बनेगा, ये पोल का लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। तो इसको आप क्या कहोगे, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, अगेन ए वर्चुअल इमेज, नहीं, सो इमेज इज वर्चुअल। तो ऐसे करके फॉर्मूला का यूज आपको समझ में आ गया, समझ में आया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट कर गया था। क्या करने जा रहे थे हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने जा रहे थे, और यहाँ तक गए थे 4 स्टेप के बाद। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो कोई एक लेंस मेकर फॉर्मूला में हो सकता है कि यू आर मेकिंग ए कॉनकेव लेंस और ए कन्वेक्स लेंस, या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 सरफेस होंगे और दोनों सरफेस का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है कि नहीं, दोनों सरफेस का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है कि नहीं। तो ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक लेंस है, तो चाहे ये लेंस है या ये लेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इधर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रखें और इसका ये सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ और एक इमेज बना, दैट इमेज बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इमेज बना, दैट विल बी द फाइनल इमेज, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर क्या रिफ्रैक्शन हो रहा था, 1 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब डबल रिफ्रैक्शन के लिए हमें निकालना है कि क्या होगा। इन केस ऑफ a lens, the ray undergoes
two refractions. Let radii of the incident or radii of the two surfaces of the lens B R1 and R2. पहला का रेडियस R1 था, दूसरा का R2 था। हो सकता है कि दोनों बराबर होंगे, अलग होंगे, कुछ भी हो सकता है। R1 R2 हुआ नहीं? अच्छा, R1 and R2. Let mu is or mu for the lens medium. Mu for the lens is refractive index of lens. Mu s is refractive index of surrounding. Let u is object distance and v dash is image distance after first refraction. फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या हम बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में था? म्यू एस में। पहला रिफ्रैक्शन हुआ लेंस का पहला सरफेस में, तो अब इमेज कौन सा मीडियम में बनेगा? पहला रिफ्रैक्शन के बाद म्यू एल में बनेगा। अरे पहला रिफ्लेक्शन किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन टू मीडियम म्यू एस एंड म्यू एल, तो इमेज किस में बनेगा? म्यू एल में बनेगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन म्यू एल म्यू एस और इमेज डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इन मीडियम, कौन सा मीडियम? म्यू एल। क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो पहले। अभी जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है वो लेंस का पहला सरफेस, दैट इज द इंटरफेस बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड द लेंस मीडियम। ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में है, लेंस के अंदर नहीं है, बाहर है। नहीं, लेंस तो 3 लेंस है, ऑब्जेक्ट बाहर है, तो ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या हो गया? म्यू एस। तो ये जो आपका u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन मीडियम म्यू एस। अच्छा, मीडियम को छोड़ दिए, इन मीडियम म्यू एस, ये समझ में आना चाहिए। इन मीडियम म्यू एस। v डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन के बाद एक इमेज बनेगा इन मीडियम म्यू एल। क्या आप अभी वो हमारा सिंगल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? बाय फॉर्मूला आप कहोगे म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय v डैश, और v इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज माइनस म्यू ऑफ दी ऑब्जेक्ट बाय आर। वैल्यू डाले। इमेज मीडियम कहां पर बना है? म्यू एल में। समझ में आया? भी क्या है वो पता नहीं है, कुछ तो होगा, लेकिन दिया है कि हम लोग एज्यूम किए हैं कि वो भी डैश है। समझ में आया? एंड माइनस म्यू फॉर द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है? म्यू एस, उसका यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिए, हम लोकेशन तो नहीं दिए ना, हम तो लिए यू कहाँ है मालूम नहीं, कुछ भी होगा। यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, v डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम इज म्यू एल माइनस म्यू एस बाय पहला सरफेस का रेडियस क्या है? पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? अरे मालूम नहीं है वो सरफेस ऐसा वाला था कि ऐसा वाला था। नहीं, हाँ, तो इन जनरल लेंगे, बाद में वैल्यू डाल देंगे। इन जनरल इट इज R1, जबकि R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पहला सरफेस कन्वेक्स है, पहला सरफेस कन्वेक्स है तो R1 पॉजिटिव होगा, पहला सरफेस अगर कनकेव है तो R1 नेगेटिव होगा। हमें कुछ भी मालूम नहीं कैसा लेंस है, इन जनरल हम लोग निकाल रहे हैं, है ना।
तो यू वी डैश पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, R1 भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गया आपका इमेज का पोजीशन आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो आप कहोगे ये जो इमेज है, दिस इमेज बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर second refracting surface, second refracting surface, है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा तो उसका फाइनल इमेज बनेगा। लेट फाइनल इमेज फॉर्म्स एट ए डिस्टेंस भी। पहला रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर बना था? VDS में। दूसरा रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर बना? V में। ठीक है, हमें तो अल्टीमेट रिफ्रैक्शन इमेज चाहिए, V चाहिए। ठीक है, अब हमें जो मालूम है उसी को लिखते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रेडियस। इमेज मीडियम क्या है, कहां बन रहा है इमेज? सराउंडिंग में, सराउंडिंग में इमेज बन रहा है, तो हम कहेंगे इट इज म्यू एस बाय वी माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। कौन है ऑब्जेक्ट? पहला रिफ्रैक्शन का जो इमेज है दैट बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट, वो कहां बना था? मीडियम लेंस के अंदर बना था, तो हम कहेंगे इट इज म्यू एल बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? V डैश, क्योंकि जो पहला जो रिफ्रैक्शन का जो इमेज बना था वही बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट जैसे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम तो म्यू एस है माइनस म्यू एल है बाय सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R2। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, क्योंकि सेकेंड सरफेस कैसा है मालूम नहीं है, कॉन्केव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। नाउ वी हैव सीन टू इक्वेशंस, दिस इज व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन and we could understood that the relation between V dash U and R1 is like this, and this is what is the second equation जहाँ पर हमें मिल गया again फाइनल इमेज का V dash के साथ रिलेशन, इक्वेशन नंबर 2। now you just add equation 1 plus equation 2, देखो क्या दे रहा है इसमें, क्या है? म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू एस म्यू एल बाई R2। थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल बाई R2। और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या था? म्यू एल बाई वी डैश माइनस म्यू एस बाय यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस बाय R1। था कि नहीं? यही तो दो इक्वेशन थे। व्हेन यू आर एडिंग देम व्हाट यू फाइंड, दोनों को ऐड करो तो ये म्यू एल बाय वी डैश, ये माइनस म्यू एल बाय वी डैश, ये तो एक दूसरे को खा गए। एंड व्हाट यू फाइंड, म्यू एस बाय वी माइनस म्यू एस बाय यू, म्यू एस बाय वी माइनस म्यू एस बाय यू इज इक्वल टू, इधर वाली चीजें भी तो जुड़ेंगे, म्यू एस माइनस म्यू एल बाई R2, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई R1, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई R1 प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई R2, है कि नहीं? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपका काम बन जाएगा। म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर म्यू एल माइनस म्यू एस है, यहाँ पर म्यू एस माइनस म्यू एल है, मैं जबरदस्ती म्यू एल माइनस म्यू एस को कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा इधर 1 बाई R1, जबकि यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई R2।
समझ में आया? नाउ दिस जो म्यू एस इधर था ये कॉमन जा सकता है और इधर लाके डिवाइड कर दो, क्या मिल गया? अल्टीमेटली यू फाइंड इट इज 1/v माइनस 1/u, म्यू एस लाके डिवाइड कर दिए तो बन गया म्यू एल माइनस म्यू एस बाई म्यू एस होल इनटू 1 बाय, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अननेसेसरीली और एक दो स्टेप लग जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट इट इज म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, और इसमें जो आप म्यू एल बाई म्यू एस लिखे हो, फिर म्यू एल बाई म्यू एस क्या है? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to surrounding, जिसको आप लोग चाहो तो प्यार से म्यू कर सकते हो, है ना? तो आप चलो इसको कहो म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दस क्या मिला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, कंपेयरिंग विथ लेंथ फॉर्मूला से हम लोग निकाले थे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आपको मिल गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो फोकल लेंथ मिल गया, ये रिलेशन से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ओनली दिस फाइनल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू। और जो इक्वेशन निकाले सिंगल रिफ्रैक्शन के बाद, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाई v माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाई u इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाई r, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दोनों। इवन तो जेई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, दे दिया होगा लेंस, बताओ फोकल लेंथ क्या होगा, आपको r1 r2 सब दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, सीधा फोकल लेंथ निकालो, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आपको एक पर्टिकुलर लेंथ का फोकल लेंथ चाहिए, आप ग्लास ले लो, यू कैनॉट चूज डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट म्यू, कोई एक नॉन म्यू वाला मटेरियल ले लिए, आप रेडियस उसी हिसाब से एडजस्ट करो, R1 R2 को उसी हिसाब से एडजस्ट करो, तो आपको एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया? चलिए देखते हैं हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं क्या। हाँ, अब क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन कैसे आता है? अगर आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ मेकर फॉर्मूला, बिफोर यू गो फॉर द आंसर पहले देखो कि कितना मार्क दिया है। अगर 2 मार्क का दिया है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, जैसे हम लोग स्टार्ट किए यहाँ से, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम है, कौन सा? ये वाला हमें मालूम है, ये सोच के चलना है। 5 मार्क का दे दिया कभी तो ये वाला डिराइवेशन करके फिर आगे पढ़ना है। और 2 मार्क का दिया तो कितना ज्यादा, 2 मार्क ज्यादा नहीं लिखते, सीधा लिखना वी नो दैट, फिर शुरू हो जाओ। 5 मार्क का दिया तो मांग रहा है ये भी बताओ कैसे हुआ, समझ में आया? तो यू मस्ट नो हाउ मच यू हैव टू राइट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया? 1 by focal length is equal to, it is mu minus 1 to 1 by r1 minus 1 by r2। 2 बूंद जिंदगी की, और सब मुंह लगा के पीते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा पानी बचता है, मैं पीता हूँ 2 बूंद गंदगी की। सब मुंह लगा के पी लो, मेरा बोतल को सब पी लो, है ना? ठीक ठीक, ये हो गया हमारा लेंथ मेकर फॉर्मूला। चलो देखते हैं हम ये फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं क्या। सपोज हमें एक लेंस दिया गया है, बाई कन्वेक्स लेंस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, से इट इज म्यू, और ये एयर है, ये एयर है, और हमें पता करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। क्या दिया है कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है।
जो आंसर निकलेगा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द आंसर। तो फाइंड फोकल लेंथ, तो यहाँ पर चलो हम वैल्यू डालते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या है बताओ, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, अकॉर्डिंगली r1 r2 बदल जाएगा। यहाँ पर ना दोनों r बराबर दिया है, हो सकता है कि r1 एक r2 अलग अलग है। ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो ये वाला सरफेस को r1 लेंगे, इधर रखेंगे तो ये वाला सरफेस को r2 लेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, किसी को r1 किसी को r2 ले लो, ऑब्जेक्ट को किधर भी रखो फोकल लेंथ विल कम इन सेम। कब तक, जब तक दोनों तरफ का मीडियम बराबर है। मान लो ये लेंस रखा, इधर किसी एक डिब्बे का ये ढक्कन है, लेंस इटसेल्फ इधर ढक्कन, इधर पानी भरा हुआ है, इधर एयर है, दोनों तरफ का मीडियम बदल जाएगा तो फॉर्मूला विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी टिपिकल। ये जगह जो फॉर्मूला ऐसे आना यहाँ पर, ये और भी टिपिकल होगा और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा था म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू दिस, फिर आएगा प्लस म्यू एल बाई दूसरा वाला मीडियम जो है दिस इंटू दिस 1/r1 माइनस 1/, तो ऐसे करके टिपिकल बन जाएगा। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, अब ये फॉर्मूला में हम डालना चाहते हैं, बताओ इस केस के लिए क्या लिखेंगे, म्यू एल की जगह म्यू, म्यू एस की जगह 1, नहीं r1 की जगह क्या लिखेंगे, मान लो कि इसको मान लो फास्ट सरफेस, क्यों सर आप इसको मानना चाहते हो, ले लो किसी एक को फास्ट सरफेस ले लो, ये दूसरा सरफेस हुआ। रिमेंबर एक सरफेस में जब करते हैं हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो दूसरे सरफेस में लेते हैं तो फिर साइन कन्वेंशन को उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही साइन कन्वेंशन से चल सकता है। जो हम लोग कहते हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन का नेगेटिव लेना है, कोई जरूरी नहीं है, मान के चलते हैं, समझ में आ रहा है। अगर इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे तब भी चीजें वही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसलिए कोई एक साइन कन्वेंशन लेना, उसको बार बार चेंज मत करना। तो चलो हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन, कोई एक ऐसी डायरेक्शन दे दिए, चलो कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो r1 क्या हो गया, r प्लस r, क्योंकि इसका सेंटर इधर को है, और r2 क्या हो जाएगा, r2 का सेंटर इधर है, तो ये क्या लिखेंगे माइनस r। समझ में, वैल्यू डालो, म्यू 1/af इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस, दैट इज म्यू एस तो 1 है, माइनस 1 होल इंटू 1/r minus 1 by minus r. Is not it coming out to be 2/r? Yes, 2/r. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, you'll see the focal length comes out to be, ये 2/r है ना, तो r by 2 into mu minus 1, इसको फॉर्मूला की तौर पे याद रखो। A biconvex lens is made up of glass. The radius of the two surfaces are equal to 40 centimeter. What is the focal length? R की जगह 40 डालो, सीधा मिल गया आपको क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ में आया क्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप जानते हो कि अगर ये लेंस को हम ऐसे सीधे से काट देते हैं और ये शेप कुछ ऐसा बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्लानो कन्वेक्स लेंस। ऐसे कट कर देने से फोकल लेंथ क्या होता है, आधा हो जाता है कि डबल हो जाता है। अरे दो ठो ऐसा वाला को जोड़ो, ये बनता है कि नहीं बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। अगर ये f है तो f1 f2 क्या होंगे, दोनों होंगे 2f, 1/2f प्लस 1/2f इज इक्वल टू 1/f। तो प्लानो कन्वेक्स का क्या होगा, 2f। 2f मतलब 2 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, r बाई म्यू माइनस 1। सो फॉर ए बाइकन्वेक्स लेंस, ये क्या था, इसको कहते हैं बाइकन्वेक्स लेंस। प्लानो कन्वेक्स लिए क्या होगा आंसर, 2f मतलब r बाई म्यू माइनस 1। चलिए निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली आया था सेम क्वेश्चन जेईई मेन में। कोई एक प्लानो कन्वेक्स लेंस दे दिया था, पूछा था बताओ इसका रेडियस r है और इसका म्यू है, बताओ उसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस, ये तो एयर है, दोनों तरफ एयर है, तो म्यू ऑफ द लेंस बाई एयर माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, होल इंटू 1/r1, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा है, हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, पहला सरफेस का रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है कि नहीं, फ्लैट सरफेस है, सो इट इज 1/∞ माइनस
दूसरा सरफेस का रेडियस क्या है, माइनस आर है कि नहीं। सो एफ इज कमिंग आउट टू बी आर बाय म्यू माइनस 1, जो अभी अभी हम लोग फॉर्मूला लगा के बोल रहे थे 2f। समझ में आया क्या, ये बन गया r बाय म्यू माइनस 1 फॉर ए प्लानो कन्वेक्स लेंस। यू हैव टू रिमेंबर इट इज r बाय म्यू माइनस 1 फॉर ए बाई कन्वेक्स लेंस इट इज r बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो एक याद रखोगे तो दोनों का बन जाएगा, क्योंकि बाई कन्वेक्स का जितना होगा प्लानो कन्वेक्स का उसका डबल होगा। समझ में आया क्या। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर 2 बाई कॉन्केव लेंस। ये है कोई बाई कॉन्केव लेंस जिसका दोनों तरफ का रेडियस r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है, ये एयर है। क्या आप मुझे बता सकते हो 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 हो गया होल इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यहाँ पर हम लोग ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे इसे इधर को लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इधर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस, मतलब इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, तो इसको अगर फर्स्ट सरफेस लिए मतलब रे ए से आ रहा है, तो r1 क्या होगा भाई 1 बाई r, ये तो सेंटर इधर होगा ना, उल्टा होगा, इट इज माइनस 1 बाई r, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r2, r2 क्या होगा, ये तो इधर होगा प्लस r2। समझ में आया क्या। तो ये बन गया, ये गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ तो जोड़ो तो क्या हो गया, ये माइनस 1 बाई r माइनस 1 बाई r इज माइनस 2 बाई r। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस r बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। अब आपको याद रखने में आसान हो रहा होगा, बाई कन्वेक्स लेंस का r बाई 2 म्यू माइनस 1 है, इसका माइनस r बाई 2 म्यू माइनस 1 है। इजी याद रखना। क्या आप बाई कनकेव लेंस का लगे हाथ खुद से बता सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन का, क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर ए बाई प्लानो कनकेव लेंस। यस, ये हो गया म्यू, ये है r, ये है फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस। तो सीधे सीधे मैं लिखना चाहता हूं इसका डबल होगा, इसका जो है उसका डबल होगा, तो हो जाएगा माइनस r बाई म्यू माइनस 1। I hope I have explained all these points. तो कैसा भी शेप का लेंस होगा, अगर कॉनकेव हो कन्वेक्स है तो अकॉर्डिंगली रेडियस दिया रहेगा दोनों का, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, कि क्या दैट विल डिसाइड कि हाउ इज गोइंग टू बी द लेंस ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। F का वैल्यू नेगेटिव आया मतलब ये डाइवर्जिंग है, पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, ए ग्लास लेंस कितना है, म्यू इज 1.5 हैज फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कोई ग्लास लेंस का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कैसा लेंस है क्या है कोई जानकारी नहीं, ग्लास का बनाया हुआ है, ठीक है। इफ इट इज डिप्ड इनटू वाटर, पानी में डुबा दिए, जिसका म्यू कितना है 4/3, द फोकल लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। कोई लेंस को पानी में डुबा दिए, उसका फोकल लेंथ विल इंक्रीज और
upon decrease, what will be new focal length? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। चलिए समझते हैं फोकल लेंथ विल इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो हमें तो मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 4 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। पानी में डुबाओ या हवा में लटकाओ, r1 r2 आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर द रेडियाई ऑफ द सरफेसेस। हाँ, ये बदल जाएंगे। जब एयर में था म्यू एस 1 था, पानी में गया तो म्यू एस म्यू डब्ल्यू हो गया। म्यू डब्ल्यू हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया? ये घट गया, म्यू एल बाई म्यू एस घट गया, तो ये क्वांटिटी घट गया। ये घट गया मतलब 1 बाई फोकल लेंथ घट गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, बाई डिपिंग इन वाटर, बाय डिपिंग इन वाटर mu s increases, mu s increases, हाँ, find, हाँ, mu s increases, therefore 1/f decreases and focal length increases। तो पानी में डुबाओ, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फिर पूछा कितना होगा बताओ नया फोकल लेंथ। ठीक है, नया फोकल लेंथ क्या होगा? नाउ 1/f1 था पहला फोकल लेंथ, f1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ दिया हुआ था। फॉर्मूला था, इट वाज म्यू ऑफ द लेंथ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जो न्यू फोकल लेंथ होगा वो f2 है, वो कितना होगा, म्यू एल बाय, पहले म्यू एस का वैल्यू 1 था इसलिए नहीं लिखे थे, लेकिन अभी तो पानी ही पानी है, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जस्ट डिवाइड कर देंगे तो f2/f1 में ये क्वांटिटी तो गए, ये क्या आ जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी, देखो तो म्यू डब्ल्यू आएगा क्या, नो, म्यू डब्ल्यू डिवाइड कर दो, इट इज म्यू डब्ल्यू, ये था म्यू एल माइनस 1, ये हो गया म्यू एल माइनस म्यू डब्ल्यू, वैल्यू डाल दो, इट इज म्यू एल माइनस 1, f2/f1 कर रहे हैं, f2/f1 कर दें तो और ऊपर ये इसको f2/f1 कर देंगे तो इसको डिवाइड किए दिस बाई दिस, हाँ, तो म्यू एल माइनस 1 बाय ये म्यू एल माइनस म्यू डब्ल्यू, ये नीचे वाला, और वैल्यू डाल दो, वैल्यू ही डाल दो, क्यों इतना लफड़ा करना है, वैल्यू ही डाल दो, इट इज म्यू एल बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1, म्यू एल था 1.5 माइनस 1 बाय 1.5 बाय 4/3 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी, कितना हो गया ये 4.5/4 माइनस 4 हो गया 0.5/4, so it is 0.5 by 0.5/4 is coming out to be 4, हो गया। Now what is f2? f2 is 4 times f1, जो कि f1 था 40 सेंटीमीटर, ये बन गया 4 टाइम्स, तो इट इज 160 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला है तो पुट करके किए, वो जो 1/f = म्यू -1,
हाँ वही वाला फॉर्मूला तो लगा रहे, लेकिन पहला वाला का कितना दिया है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको R1 R2 का वैल्यू मालूम है क्या, इसी देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इन एयर बबल behaves as a biconvex lens of radius r inside water, पानी के अंदर एयर बबल है तो बाई कन्वेक्स लेंस व्याप करता है जिसका रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r इनसाइड वाटर। और आपको मालूम है कि म्यू फॉर वाटर इज 4/3। द लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ये बबल इनसाइड वाटर विल बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, पहला क्लास में ही हम बताए थे। कोई बबल मतलब ऐसा शेप का है, जब दोनों सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं एंड म्यू ऑफ द लेंस इज मोर देन म्यू एस तो ये कन्वर्जिंग होता है, म्यू ऑफ द लेंस इज लेस देन म्यू एस तो डाइवर्जिंग होता है। हाँ तो बबल शुड बी डाइवर्जिंग, लेकिन हमें कहाँ मालूम है, वो तो एक्स्ट्रा टिप था। चलिए हम एक काम करते हैं, फोकल लेंथ निकाल देंगे, पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव आएगा तो काम खत्म, निकाल दो फोकल लेंथ। नाउ हाउ इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है, दोनों रेडियस सरफेस का रेडियस r है और अंदर तो एयर है, एयर बबल है तो अंदर क्या होगा, एयर होगा, बाहर तो पानी पानी, ये म्यू एयर है नहीं, हाँ तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग और म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये है फॉर्मूला। तो चलिए इसको अगर हम कहते हैं कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, मतलब रे कुछ ऐसे आ रहा था, रे वाज कमिंग लाइक दिस, ठीक है, वैल्यू डालो, म्यू एल क्या है 1 है अंदर, ये म्यू एस क्या है 4/3 माइनस 1, 1/r1 क्या है 1/r, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, माइनस 1 माइनस r। समझ में आया क्या? इट कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है देखो तो, ये 2/r और ये हो गया 3/4 माइनस 1 इज 1/4, सो इट इज माइनस 1/4 इंटू 2/r इज माइनस 1/2r। The focal length is minus 1/2r। माइनस आया मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस है। और फोकल लेंथ कितना है ओनली 2r। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इज ओनली 2r। समझ में आया, फोकल लेंथ इज 2r एंड एज इट इज कमिंग नेगेटिव द लेंस इज डाइवर्जिंग। क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन indicates diverging lens। समझ में आया क्या? सपोज हमारे पास कोई एक क्वेश्चन ऐसा है, ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस r है, ये कोई एक दूसरा स्फेरिकल सरफेस, इसका भी रेडियस r है, क्योंकि कॉपी किए तो रेडियस बराबर होगा।
ये रेडियस आर है, ये रेडियस भी आर है। पूछा गया है, बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, निकालो। अगर ये दिया गया है म्यू है, ओ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में? फोकल लेंथ हो जाएगा 1, फोकल लेंथ हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/f विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर R1 R2 दोनों बराबर है ना, 1/R1 माइनस 1/R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/R1 माइनस 1/R2 0 हो गया, तो कहेंगे फोकल लेंथ हो गया 1/, फोकल लेंथ इज 0, फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। इसलिए हम बोले थे लेंस का कंडीशन क्या था? व्हेन यू कॉल समथिंग एज ए लेंस, the two surfaces must have different radius of curvature. So what is a lens? A transparent medium where the radius of curvature of the incident surface and emergent surface are different. समझ में आ रहा है मैं क्यों डेफिनेशन ऐसे बना रहा था? You got it now? तो लेंस के केस में क्या होता है? You will say कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। कभी कभार वो पूछते हैं कि अगर हम ब्लैक गगल्स लगाते हैं तो पता चला कि उसमें क्यों पावर नहीं आता है, क्योंकि उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है। रेवन कोई कंपनी इतना ज्यादा क्यों है कॉस्टली? क्योंकि दोनों सरफेस का रेडियस अगर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, देयर विल बी स्मॉल पावर एंड क्रिएट इरिटेशन इन योर आई। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों का रेडियस एग्जैक्टली बराबर होगा तो इसमें कोई पावर नहीं रहेगा। फॉर ए ऑर्डिनरी गगल्स आपके लिए कोई पावर नहीं होना चाहिए। जिनका आई साइड में प्रॉब्लम है वही ना पावर यूज करेंगे, बाकी लोग तो फैशन से यूज करते हैं, है कि नहीं? तो फैशन से पावर नहीं यूज करेंगे। कब? अगर हम कहेंगे रेडियस दोनों का बराबर है। समझ में? ये क्वेश्चन आता है, ये सनग्लास का पावर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका दोनों सरफेस का रेडियस बराबर होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। पावर